हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में आप लोगों को हमने सेकेंड एप्लीकेशन करवाई थी, हाउ टू कन्वर्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स फ्रॉम MKS टू CGS और फ्रॉम CGS टू MKS। तो आज क्या है, आपको कुछ 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए गए थे, पहले उनके आंसर चेक कर लेते हैं बेटा। अच्छा, मैंने वैसे ग्रुप पे ऑडियो भेजा था, जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था उसमें हमने नीचे कैलकुलेशन मिस्टेक की थी। मैंने सर्कल, मुझे एक बच्चे ने बताया, तो मैंने एक सर्कल मार्क के वहाँ पे आपको भेजा था कि वो ऑडियो में करेक्शन, वो वीडियो में करेक्शन प्लीज़ ठीक कर लें। ऐसी कैलकुलेशन में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ एक बार मुझे व्हाट्सएप बताएं, ताकि मैं ग्रुप पे भेज दूँ, ताकि कोई बच्चा गलत नोट ना कर ले। थैंक यू सो मच उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था कि आपके पास 33 kg की पावर 4 मीटर की पावर -2 सेकेंड की पावर -2 थी, उसको आपको CGS में कन्वर्ट करना था। तो पहले प्रोसेस याद होगा, पहले सबसे पहले डायमेंशन निकालेंगे हम। तो kg के लिए आ गया मास की पावर 4, मीटर के लिए आ गया लेंथ, और सेकेंड के लिए आ गया t की पावर -2। तो डायमेंशन आ गया। अब फॉर्मूला याद होगा आपको, N2 = N1 M1/M2 L1/L2 XYZ। फॉर्मूला पता है। 33 ये दे रखा था, kg मीटर और सेकंड में खड़े हुए हैं, बिकॉज हम लोग SI यानी MKS में खड़े हैं, और CGS में जाना है, मतलब ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड। 1000 आ जाएगा, इसको काट के 1000 की पावर 4 हो जाएगी, 100 की पावर -2 हो जाएगी, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 × में 3 12 हो जाएगी पावर, और यहाँ पे 4 की चला जाएगा नीचे, बिकॉज पावर माइनस के। तो कुल मिला के 33 × 10 की पावर 8 आ जाएगा। अब इसको लिखना कैसे, बच्चे इसको लिख गलत रहे हैं बेटा। 33 ये इज इक्वल टू 33 × 10 की पावर 8। अब ग्राम kg ग्राम बन जाएगा पावर 4, मीटर सेंटीमीटर बन जाएगा पावर वही -2, सेकंड रहेगा। तो इस तरीके से लिखना है बेटा, ठीक है ना। तो ये आंसर है। अगला वाला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों का ये गलत था, और जिनका गलत था उन्होंने एंड में यूनिट गलत लगाई। तो प्लीज़ ध्यान सुनना ये वाला। न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2 था, तो न्यूटन के डायमेंशंस हो जाएंगे MLT -2, बिकॉज ये फोर्स है। मीटर के लिए L2 और kg -2 के लिए मीटर की मास की पावर -2। ओवरऑल सॉल्व कर ले तो M-1 L3T -2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब N1 हमें 6.67 10 की पावर -11 दे रखा था। M1 L1 T1 kg मीटर सेकंड, बिकॉज MKS में खड़े हैं। M2 L2 T2 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, बिकॉज CGS में जाना है। ठीक है जी। यहाँ पे आ गया 1000, यहाँ पे आ गया 100, लेकिन यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर -1 है, ध्यान रखना। तो -1 का मतलब है ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये ऊपर रहेगा। ओवरऑल सॉल्व करेंगे 10 की पावर -8 आ जाएगा। यहाँ तक लगभग सबका सही था, 1-2 बच्चों को छोड़कर, लेकिन जिन्होंने ज़्यादातर गलती की वो क्या है, यूनिट गलत लगाई। 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2 को हम क्या लिखेंगे, 6.67 × 10 की पावर -8। न्यूटन को लिखेंगे डाइन, मीटर को लिख देंगे सेंटीमीटर, और ग्राम kg को लिख देंगे ग्राम, बिकॉज न्यूटन को डाइन बोलते हैं इन CGS। ये लास्ट क्लास में बात की थी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन उल्टा था, अर्ग्स को जूल में कन्वर्ट करना था। अर्ग्स मतलब वर्क, तो डायमेंशंस होते हैं इसके ML2 T -2। दुनिया में कोई भी एनर्जी, कोई भी वर्क के डायमेंशन ML2 T -2 ही होते हैं। N2 = N1 M1 L1 T1 M2 L2 T2 XYZ। फॉर्मूला पता है, लेकिन इस बार उल्टा था। इस बार हम लोग अर्ग्स यानी कि CGS में खड़े हुए थे, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में खड़े हुए थे, और इस बार जाना कहाँ था, MKS यानी जूल्स यानी SI में, यानी कि kg मीटर और सेकंड में जाना था। तो उल्टा हो गया। इस बार 1000 काट के नीचे आया और 100 में नीचे आया। सॉल्व किया, 10 की पावर -7 आ गया। तो 4 अर्ग्स = 4 × में 10 की पावर -7 जूल्स। तो ये 3 क्वेश्चन दिए गए थे। आई होप ये तीनों ही क्वेश्चन आपके सही हों। नहीं है सही तो करेक्शन कर लीजिए। आपने काम ही नहीं किया था तो प्लीज़ वीडियो को यहीं पे रोक दें, इस वीडियो को बंद करें और पहले होमवर्क करें। एक बार तुम्हें रिवाइज करा दिया, अब खुद करने की कोशिश करें और फिर आएँ बेटा। 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको प्लीज़ टाइम पे करा करो। ठीक है जी। तो ये हमारी थर्ड एप्लीकेशन यहाँ पे ख़त्म होती, सेकेंड एप्लीकेशन सॉरी हमारी ख़त्म होती है। अब हम लोगों को थर्ड एप्लीकेशन इसकी पढ़नी है। अब थर्ड एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है कि जब तक इसके हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक वो एप्लीकेशन समझ में नहीं आती है, और थोड़ी सी मुश्किल एप्लीकेशन भी वो कह सकते हो आप है। लेकिन कोई चीज़ जितनी ज़्यादा मुश्किल होती है उतनी ही ज़्यादा वो काम की भी होती है। ठीक है नहीं मानते, मान जाओगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं। लेकिन है क्या ये तीसरी एप्लीकेशन, और ये है टू डिराइव फॉर्मूले। बेटा हम इस तीसरी एप्लीकेशन की मदद से फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको अभी फिलहाल एक क्वेश्चन कराऊंगा, आप कहोगे अच्छा ओके थोड़ा बहुत समझ में आया, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा, आप कहोगे हाँ हाँ ठीक है ओके, और फिर मैं आपको तीसरा क्वेश्चन कराऊंगा, आप कहोगे वेरी गुड सब समझ में आ गया। टॉपिक नया है बेटा, कोई भी चीज सीखने के लिए आपको समय देना होगा, ऐसे जल्दी से रिएक्ट नहीं करना होगा, ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन करेंगे हम, इस मतलब डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से कोई फॉर्मूला भी क्या कर सकते हैं डिराइव, ये कैसे हो सकता है, आओ देखें बेटा। क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे, इफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन mass of object and its velocity, then derive its formula dimensionally। बेटा फॉर्मूले को डिराइव करने से पहले कुछ शर्तें होती हैं, ये शर्तें जितनी जल्दी जान जाए उतनी अच्छी हैं। जब आप किसी का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो तो सबसे पहले अगर आपको उसका फॉर्मूला पहले से ही पता है तो भूल जाओ या भूलने की एक्टिंग करो। पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आई होप आप सबको पता होगा, और एग्जाम में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने को आएगा भी नहीं। एग्जाम में कोई ऐसा ही फॉर्मूला आएगा जिसको आपने कभी ना देखा हो। लेकिन अगर मैं एकदम से उतने मुश्किल एग्जाम्पल पर चला जाऊंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमें नहीं पता, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। हमेशा आपको क्वेश्चन दे रखा होगा जिसमें जिसका आपको फॉर्मूला डिराइव करना है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो दे रखा होगा, जैसे मास पे करता है और वेलोसिटी पे करता है। अब वो कैसे डिपेंड करता है हमें ये नहीं पता, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, उसकी पावर 2 भी हो सकती है, उसकी पावर 3 भी हो सकती है, उसकी पावर 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हम लेट करेंगे, लेट पावर ऑफ मास, हम मास की पावर को x मान लेंगे और पावर ऑफ वेलोसिटी, क्वेश्चन में बोला गया कि वो मास पर डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, लेकिन की पावर क्या हमें नहीं पता, तो मास की पावर x मान लेंगे, वेलोसिटी की पावर y मान लेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर x और v की पावर y। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, अगर x की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब वो इनवर्सली हो जाएगा। तो अभी तो हमने सिर्फ प्रोपोर्शनल लिखा है, यहाँ क्या लिखा है प्रोपोर्शनल। अब वो डायरेक्टली होगा या इनवर्सली होगा वो तो भैया किस पर डिपेंड करता है, x और y की वैल्यू पे। ये कानून भी आपको पता होगा कि जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें वहां पे एक कांस्टेंट लगाना होता है, तो हमने कांस्टेंट लगा दिया और उस कांस्टेंट को बोल रहे हैं हम k। इससे मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, क्या मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। आप मुझे बताओ ये इक्वेशन सही है क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। फिर क्वेश्चन में बोला भाई काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, तो क्वेश्चन के हिसाब से ही ठीक है। तो इफ इक्वेशन इज करेक्ट, बेटा मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाई थी, इफ इक्वेशन इज करेक्ट देन इट इज डायमेंशनली करेक्ट। हाँ, इफ इट इज डायमेंशनली करेक्ट देन इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक्चुअल में भी करेक्ट हो, बट अगर वो इक्वेशन करेक्ट है तो वो डायमेंशनली भी क्या होनी चाहिए, करेक्ट। इफ इक्वेशन इज करेक्ट देन LHS के जो डायमेंशंस होंगे वो RHS के डायमेंशंस के बराबर होने चाहिए। अब मुझे पता हो काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस, अच्छा कांस्टेंट्स के कोई डायमेंशन नहीं होते, तो काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस मास की पावर x के डायमेंशन और वेलोसिटी की पावर y के डायमेंशंस के बराबर होने चाहिए। बोलो अब काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं, तो आंसर है वो होते हैं mL2T-2। सर हमें कैसे पता, हमें तो ऐसे एक्ट करना है कि हमें इसका फॉर्मूला ही नहीं पता। वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन काइनेटिक एनर्जी एक प्रकार की एनर्जी है। अगर मैं यहाँ पे मस्कुलर एनर्जी लिखता, मस्कुलर एनर्जी, तो आपको मस्कुलर एनर्जी का फॉर्मूला पता है नहीं, लेकिन आप डायमेंशंस क्या लेते हैं इसके, mL2T-2 की। मैंने आपको बता रखा है कि दुनिया में कोई भी एनर्जी हो उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, mL2T-2। उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होने की जरूरत नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी भी एक एनर्जी, तो डायमेंशंस हो गए mL2T-2। अब मास के लिए हम लोग लगाते हैं कैपिटल M, उसकी पावर x है, और आई होप आप सबको वेलोसिटी के डायमेंशंस तो पता ही हो, LT-1 तो उसकी पावर y है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुननी है। आपको RHS साइड को तब तक सॉल्व करना है जब तक वो MLT की फॉर्म में ना आ जाए। किस फॉर्म में, MLT, ताकि हम उसे कंपेयर कर सकें। तो ये आ गया m की पावर x
L की पावर y t की पावर माइनस y। हमने सॉल्व कर दिया इसको, बोलो y थी ना पावर, तो y से सॉल्व कर दिया। अब ये भी MLT की फॉर्म है, ये भी MLT की फॉर्म है। अब हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर। वेरी गुड। तो ऑन कंपेयरिंग m की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे m की पावर x है, तो x की वैल्यू 1 आ गई। ऑल्सो यहाँ पे l की पावर 2 है, यहाँ पे l की पावर y है, तो y की वैल्यू 2 आ गई। इससे करोगे तो भी 2 आ जाएगी। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब इस x और y की वैल्यू को आपको कहाँ पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में। पुटिंग x एंड y इन फर्स्ट इक्वेशन, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा के m की पावर आपने x ली थी वो आ गया है 1, और v की पावर आपने y ली थी जो कि आ गई है 2। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया के एम वी स्क्वायर। क्या आ गया, के एम वी स्क्वायर। अब अपने मन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो। क्या बोला मन में आपने, एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हमारा क्या आ गया, के एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे के क्या हुआ, वेयर के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। के हाफ है, हमें ये नहीं पता, या हाफ तो वो तो हमें फॉर्मूला पता है ना काइनेटिक एनर्जी का। मैंने अभी तो बोला अगर कोई ऐसा फॉर्मूला आया जो कि वैसा ही आएगा जिसको आपने कभी ना देखा हो, तो इन दैट केस आपको नहीं पता के की वैल्यू क्या है, तो आपको हमेशा लिखना है वेयर के इज कॉन्स्टेंट। तो हमारे लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया है, हाफ एम वी स्क्वायर आया है। वो एक्चुअली में आया है हाफ, पर हमें तो एक्चुअल फॉर्मूला पता नहीं है। तो हमने जो डिराइव किया है आज डायमेंशनली, उसके हिसाब से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया है के एम वी स्क्वायर। क्या आया है, के एम वी स्क्वायर। बेटा मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आपको सब समझ में आ गया होगा पहले क्वेश्चन को पढ़ के, लेकिन थोड़ा बहुत भी आया तो बहुत है, क्योंकि अभी हम अगला क्वेश्चन करेंगे, आपको चीज़ समझ में आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, वीडियो को पॉज करके जल्दी से इतना नोट कर लो, जल्दी से करो, ताकि हम अगला क्वेश्चन करें और चीज़ें और समझ में आना शुरू हो जाए आपको। ठीक जी, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा बेटा। अब मैं इसका एक और क्वेश्चन आपको कराऊंगा बेटा, और वहाँ पे आपको चीज़ें और थोड़ा सा समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है ये, लेकिन धीरे धीरे प्यारा लगना शुरू होगा। प्यार धीरे धीरे होता है बेटा। वाह क्या लाइन है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि डिराइव फॉर्मूला फॉर डेंसिटी इफ, या ऐसा करते हैं 3 वेरिएबल्स वाला फॉर्मूला लेते हैं। डिराइव फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इफ इट डिपेंड्स ऑन मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। क्वेश्चन को समझे, आपको फॉर्मूला निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का ऑब्वियसली डायमेंशनली। अगर वो मास पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और हाइट पे डिपेंड करता है। पहला स्टेप, जो वेरिएबल्स दे रखे हैं मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट, उनकी पावर लेट कर लो। तो लेट पावर ऑफ मास मान लो x, पावर ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको g से शो करते हैं, मान लो y, और पावर ऑफ हाइट मान लो आप z। ठीक है बेटा, अगर ऐसा है तो पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल आ जाएगा। किस किस पे डिपेंड करते हुए बोला गया, मास की पावर x पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर y पे, और हाइट की पावर z पे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें यहाँ पे इक्वल का साइन अगर लगाना है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, विच इज के, m की पावर x, g की पावर y और h की पावर z आ गया। इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। फिर से वही, इफ इक्वेशन इज करेक्ट, अगर इक्वेशन करेक्ट है देन LHS के डायमेंशंस बराबर होने चाहिए RHS के डायमेंशन के, अगर इक्वेशन करेक्ट है तो। बोलो बेटा, तो LHS की साइड कौन बैठा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि अगेन एक प्रकार की एनर्जी है, और RHS में के कांस्टेंट है, उसके डायमेंशंस नहीं होंगे, तो m की पावर x और g की पावर y के डायमेंशंस, और ऐसे ही हाइट की पावर z के डायमेंशंस।
एनर्जी के डायमेंशंस ml2t-2, मास के डायमेंशंस m की पावर x, एक्सेलरेशन के याद करो lt-2 उसकी पावर y, और h यानी कि लेंथ यानी कि हाइट के लिए l। अब मैंने आपको एक रूल सिखाया बेटा, क्या रूल बोला मैंने आपको इसे कब तक सॉल्व करना है, जब तक ये mlt की फॉर्म में ना आ जाए, प्लीज ये बात ध्यान रखें। तो m की अकेला m यहाँ पे m की पावर x, अब यहाँ भी l की पावर y और यहाँ पे l की पावर z, तो l की पावर y प्लस z आ जाएगा, वेरी गुड, और t की पावर यहाँ पे -2y आ जाएगा। अभी mlt की फॉर्म में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर, तो ऑन कंपेयरिंग m की पावर 1 है, यहाँ पे x है, तो x की वैल्यू तो सीधा सीधा 1 आ गई, t की पावर यहाँ पे -2 है और वहाँ पे t का -2y है, -2 से -2 कैंसिल, तो y की वैल्यू सीधा सीधा 1 आ गई। अब यहाँ से देखें l की पावर कितनी है 2 और वहाँ पे l की पावर कितनी है y प्लस z, लेकिन y हम लोग निकाल चुके हैं जो कि 1 आया है, तो उस हिसाब से z भी कितना आ गया, 1 आ गया। खत्म क्वेश्चन। क्या करना है, पुटिंग क्या करना है, x y एंड z कहाँ डालना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन में डालना है, पुटिंग x y एंड z इन फर्स्ट इक्वेशन। ऐसा करने पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा k m की पावर 1 क्योंकि x 1 आया है, g की पावर 1 क्योंकि y 1 आया है, और h की पावर भी 1 क्योंकि z भी 1 आया है ना, तो k की बात है कि तीनों 1 आए, तो का मतलब ये फॉर्मूला ही ऐसा है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, k mgh। अब सच्चाई बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं है, जो होता है mgh, उसके हिसाब से फॉर्मूला आ गया mgh, लेकिन हमें यहाँ पे k क्या मिला, वेयर k इज कांस्टेंट। आपको नहीं पता k की वैल्यू क्या है, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से आपको नहीं पता, वैसे तो पता है, आपको नहीं पता k की वैल्यू क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, mgh। कुछ भी नहीं करना, जो वेरिएबल्स दे रखे हैं उनकी पावर x मान लेनी है, ये इक्वेशन बनानी है, k रखना है, बस खत्म। फिर LHS के डायमेंशंस RHS के डायमेंशन के बराबर रखने, MLT तक सॉल्व करना है, कंपेयर करना है, पावर आएंगी, फर्स्ट इक्वेशन वापस से डाल देनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक इनवर्सली वाला क्वेश्चन और करेंगे, जल्दी से वीडियो को पॉज करके इतना नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे इनवर्सली वाला, मजा आएगा, ठीक है जी, जल्दी से। नोट कर लेना बेटा, है ना, वीडियो को पॉज करके नोट करना होता है, पता ही होता है सबको, कुछ भी छूटे ना। ये तो भैया टेक्नोलॉजी का कमाल हो गया कि आप वापस जाके भी नोट कर सकते हो, कुछ छूट जाए तो। जो क्लास में ढीले बच्चे थे, जो पूरी क्लास में नोट नहीं कर पाते थे, उनके लिए आसान है। खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। और तीसरा क्वेश्चन एक और करते हैं, फिर मैं 2 क्वेश्चन आपको घर से करने। देखो आज हमने बहुत इजी सिंपल ही सिर्फ फॉर्मूले डिराइव किए हैं ना बेटा, मुश्किल वाले फॉर्मूले भी डिराइव करने हैं। तीसरा क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में देने वाला हूं। हाँ, तीसरा क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है कि इफ पावर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन वर्क एंड टाइम, देन डिराइव इट्स फॉर्मूला डायमेंशनली। कह रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के पावर के जो वैल्यू है वो अगर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, वर्क पे और टाइम के, तो उसकी वैल्यू को डायमेंशनली फॉर्मूले को डिराइव करो। तो सबसे पहला स्टेप, लेट क्या, पावर ऑफ क्या, वर्क की पावर x मान लो, ये पावर अलग है, पावर अलग है, और पावर ऑफ टाइम की पावर y मान लो। ऐसा कर लोगे, ऐसा करोगे तो पावर का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा वर्क, जिसको W मान लेते हैं, की पावर x और टाइम की पावर y। समझ रहे हो, पावर इज इक्वल टू k, वर्क की पावर x और टाइम की पावर y। इस इक्वेशन को मान लो फर्स्ट। अब क्या करना है बताओ, हाँ मैंने सुन लिया आप क्या कह रहे हो। इफ इक्वेशन इज करेक्ट
देन क्या LHS के जो डायमेंशंस हैं वो RHS के डायमेंशंस के बराबर हो जाएंगे। LHS में कौन बैठा हुआ है? पावर। तो पावर के डायमेंशंस जो कि आपको याद हो गए होंगे, नहीं याद हुए तो मैंने आपको कहा धीरे धीरे हो जाएंगे। और वर्क के डायमेंशंस की पावर x और टाइम के डायमेंशन की पावर y। पावर के लिए ml/t-3 ये डायमेंशंस होते हैं। वर्क के लिए बेटा ml/t-2 की पावर x और टाइम के लिए t की पावर y। कब तक सॉल्व करना है मैंने बताया आपको, जब तक आंसर mlt की फॉर्म में नहीं आ जाता। तो ml/t-2 m की पावर x l की पावर 2x t की पावर -2x प्लस y। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कब तक सॉल्व करना है? तक mlt की फॉर्म में ना आ जाए। तो ऑन कंपेयरिंग, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बेटा, तो m की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे m की पावर x है, तो x के तो क्लियरली 1 आ जाती है। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो t की पावर -3 और वहाँ पे -2x प्लस y है। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है? 1। तो अगर मैं x की जगह 1 डालता हूँ तो ये -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? माइनस। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन की जिनमें पावर सारी प्लस में आई थी, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन जान के कराया ताकि आप पावर अगर माइनस में आए तो क्या करना है ये भी समझ सको, है ना। हालांकि ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। तो पुटिंग x एंड y इन फर्स्ट इक्वेशन, x और y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे बेटा। तो पावर इज इक्वल टू k टाइम्स वर्क की पावर 1 आई और टाइम की पावर -1 आया। अब माइनस का मतलब क्या है? ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब वो नीचे चला जाएगा। तो पावर आ जाएगा k टाइम्स वर्क अपॉन में टाइम। पावर आ जाएगा k टाइम्स वर्क अपॉन में टाइम। और आप सब जानते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है वर्क अपॉन में टाइम। अभी फिलहाल हमें नहीं पता कि पावर का फॉर्मूला क्या है, तो हमारे लिए k यहाँ पे क्या आ गया? कांस्टेंट। बात समझ आई बेटा? फिलहाल जो चैप्टर, ये जो टॉपिक रहा आपके लिए, अगर आपको थोड़ा बहुत आसान लग रहा है तो वो इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आपको पहले से ही सारे फॉर्मूले आते हैं जिनको हम डिराइव कर रहे हैं। लेकिन अगली क्लास में हम लोग कुछ ऐसे फॉर्मूले डिराइव करेंगे जिनके फॉर्मूले आपको नहीं आते होंगे। इसमें क्या इंटरेस्टिंग होगा, इसमें आपको नहीं पता होगा कि आपको फाइनल आंसर क्या निकालना है, और आपको बहुत ध्यान से, यहाँ तो हमें पहले से पता चल, ठीक है भैया वेरीफाई हो गया कि यही फॉर्मूला होता है, लेकिन अगली क्लास में ऐसे फॉर्मूले डिराइव करेंगे जिनको हम नहीं जानते हैं, तब कैसे काम करना है, ठीक है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भी करेंगे अगली क्लास में। तो अगली हमारी क्लास हो सकता है 75% क्लास इसी टॉपिक पर चली जाए, जो कि मेरे हिसाब से वर्थ है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इतना नोट करेंगे, फिर मैं आपको इसके ऊपर 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, जल्दी से करो। हाँ जी, तो आई होप आपने ये नोट कर लिया बेटा। अब इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं, देखो 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूँ, ज़्यादा क्या देता हूँ बेटा, वो भी नहीं आप लोग भेजते तो गलत बात है। तो 2 क्वेश्चन होमवर्क। पहला क्वेश्चन कि डिराइव फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, बहुत ही सिंपल, इफ इट डिपेंड्स ऑन मास एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो बहुत ईजी है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दे देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। डिराइव फॉर्मूला फॉर, लेट अस से वेलोसिटी इफ इट डिपेंड्स on distance, mass and time। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हालांकि इजी है लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप जब खुद ही करेंगे आप खुद समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। देखना, वीडियो को पॉज करके दोनों होमवर्क नोट कर लें बेटा क्वेश्चन, और अगली क्लास में हम पहले तो इनके आंसर्स करेंगे, फिर कुछ ऐसे फॉर्मूले डिराइव करेंगे जिनको आपने कभी नहीं देखा, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, और फिर इस प्रोसेस की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या खामियां हैं वो पढ़ेंगे।
एंड फाइनली अगली क्लास में हमारा डायमेंशनल एनालिसिस वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, यानी इस चैप्टर का 50% टॉपिक हम खत्म कर लेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होगा विच इज कॉल्ड एरर्स। बहुत ही प्यारा टॉपिक, ठीक है जी। ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।